दूसरी मंजिल तक पहुंचते हुए कोई भी नजर नहीं आया था। फ्लैट नंबर 10 का दरवाजा उसके कहने के मुताबिक खुला था। मैं उस खुले हुए दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ तो नास्था की आवाज सुनाई दी, दरवाजा बंद कर दो। मैंने दरवाजा बंद कर दिया। दोबारा कहा गया, मेरे पीछे आ जाओ। मैंने नास्था को देख लिया था। वो मुझे एक कमरे में ले गई। बोली, आराम से बैठो, तुम यहाँ अपने दुश्मनों से महफूज हो। मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ कि इस फ्लैट में तुम्हारे साथ कोई धोखा नहीं किया जाएगा। क्या पिलाऊं तुम्हें? मैंने कहा, क्या तुम अजीब नहीं हो नास्था? बोली, कभी गौर नहीं किया खुद पर, क्यों कह रहे हो? मैंने कहा, तुम मुझे कत्ल करने गई थी और अब मेरी दोस्त बन गई हो। बोली, कत्ल नहीं कर सकती थी? 18 कत्ल किए हैं मैंने, एक बार भी नाकाम नहीं हुई, लेकिन तुमसे हार गई हूँ। अहद था मेरा कि जिससे हार जाऊंगी उसकी गुलाम बन जाऊंगी। मैंने पूछा, कत्ल गारतगरी की जिंदगी तर्क कर दोगी? मुस्कुराकर बोली, इसका फैसला बाद में होगा। इस जुमले का मफहूम मेरी समझ में नहीं आ सका था। मैंने कहा, बहरहाल मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। बोली, कॉफी बनाऊं तुम्हारे लिए? कुछ खाओगे? मैंने कहा, कॉफी पिला दो। बोली, ज़हनी इंतशार का शिकार हो तो शराब मुहैया करूं? मैंने कहा, नहीं, मैं शराब नहीं पीता। बोली, कभी नहीं पी? मैंने कहा, कभी नहीं। बोली, खतरनाक आदमी हो। लोग किसी न किसी तौर पीते हैं और फिर इतने आदी हो जाते हैं कि पिए बगैर 2 कदम चलना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। मैं ऐसे लोगों को कमजर्फ कहती हूँ। वो मेरे लिए नाकाबिले एतमाद नहीं होते। हाँ, उनकी बात मुख्तलिफ है जो नहीं पीते। यकीनन वो जिंदगी में अमल करने की हिम्मत रखते हैं और उन्हें सिर्फ अपना सहारा पसंद होता है। मैं खामोशी से नास्था की शक्ल देखता रहा और फिर गहरी सांस लेकर बोला, शुक्रिया नास्था, मुझे सिर्फ कॉफी पिलवा दो, वो भी अगर तुम्हारे लिए दिक्कत की बात ना हो तो। बोली, कैसी बातें करते हो, मैं अभी कॉफी बनाकर लाती हूँ। उम्दा कॉफी की 2 प्यालियां पीने के बाद नास्था ने बर्तन उठाए और मुझे खुदा हाफिज कहकर बाहर चली गई। जो जगह उसने मेरे आराम के लिए मुंतखब की थी बिलाशुबा वो बेहतरीन थी। आरामदह बिस्तर पर लेटकर मैं हालात पर गौर करने लगा। बाज़ औक़ात ऐसे सहारे भी कबूल करना पड़ते हैं जो आम हालात में इंतहाई मजे का खेज होते हैं। ये लड़की एक दुश्मन की हैसियत से मेरे पास आई थी और अब मैं उसका मेहमान था। बड़ी ड्रामाई सी कैफियत थी, लेकिन हकीकतों से इनकार भी नहीं किया जा सकता। दूसरी सुबह नाश्ता मेरे सामने थी। उसने नाश्ते का बंदोबस्त कर लिया था। जब मैं गुस्ल से फारिग हुआ तो उसने आकर मुझे इत्तला दी कि नाश्ता लग गया है। मैंने किसी कदर शर्मिंदगी सी महसूस की थी, लेकिन नाश्ता के होंठों पर मुस्कुराहट थी। बोली, मेहमानों को मेजबानों से थोड़ा सा खुल जाना चाहिए, और फिर तुम जैसे मेहमान तो बाइस फख्र होते हैं। मैं अपने उन करम फरमाओं की शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे तुम्हारे रास्ते पर लगाया था। मैंने कहा, नाश्ता, बात तुम्हारे खुलूस की है और मैं तुम जैसी अजीब लड़की से मुलाकात करके हैरान भी हूँ और खुश भी। बोली, नाश्ता कर लो। मैं नाश्ते में मसरूफ हो गया। चंद लम्हात खामोश रहने के बाद वो बोली, ग्रेवाइल से तुम्हारे साथ कितने लोग आए हैं? बड़ी खतरनाक जगह है वो तो। मैंने तो सिर्फ उसकी कहानियां सुनी हैं और बारहा ये बात सोची है कि अगर मेरी मुजरिमाना जिंदगी मुझे ग्रेवाइल्स तक ले गई तो फिर तो शायद मेरी मौत भी उन्हीं जजायर में हो। ये सुनकर एक लम्हे के लिए मेरा हाथ रुक गया। तब नास्था ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं डियर, मैं तुम्हारे बारे में छानबीन नहीं करती फिरी हूँ। बस सुबह के अखबारात ने तुम्हारी कहानी सुनाई है। तुम्हारा नाम अली जार खान है। मैं गहरी सांस लेकर उसे देखने लगा और वो मुस्कुराने लगी। फिर बोली, नाश्ता तो करो। नाश्ते से हाथ क्यों रोक लिया? नाश्ता से मुखलिस दोस्त तुम्हें कहीं और नहीं मिल सकता। इस मसले पर अगर तुम चाहो तो मुझे पागल कह सकते हो। किराए की दुश्मन थी, कोई दिली दुश्मनी नहीं थी तुमसे। अब ये दुश्मनी दोस्ती में तब्दील हो चुकी है, इसलिए मुझसे ज्यादा सच्चा दोस्त भी तुम्हें मिलना मुश्किल है। मैंने पूछा, अखबारात में क्या तफसील है? बोली, नाश्ता कर लो, उसके बाद हम अखबारात देखेंगे और तबसरा करेंगे। नाश्ते के बाद हम लोग एक और कमरे में आ बैठे। नाश्ता ने 2 अखबार मेरे सामने रख दिए थे, जिनमें एक मकामी जबान का था और दूसरा अंग्रेजी का। बोली, मुमकिन है तुम मकामी जबान न जानते हो, लेकिन अंग्रेजी अखबार के जो मजामीन हैं वो उससे मुख्तलिफ नहीं है। मैंने कहा, देखूं तो सही क्या लिखा है मेरे बारे में। मैंने अखबार अपने सामने रख लिया। हार्वर्ड ही की कार्रवाई मालूम होती थी। लिखा था, ग्रेवाइल से खतरनाक कैदियों का एक गिरोह फरार होकर यहाँ तक पहुंच चुका है। चोरों, कातिलों और खूनियों के इस गिरोह ने ग्रेवाइल से यहाँ तक का फासला बेशुमार इंसानी जानों को जाया करके तय किया है। वो बड़ी कामयाबी से मकामी हुक्काम को धोखा देते हुए यहाँ तक पहुँच गए हैं। चुनाचे अवाम को मुत्तला किया जाता है कि वो इन कातिलों से होशियार रहें। कातिलों का सरगना एक एशियाई शख्स अली यार खान है, जिसने लातादाद कत्ल किए हैं और वो एक चालाक मुजरिम है। उसके साथ ही हार्वर्ड ने तोड़ मरोड़ कर एक कहानी मेरे बारे में घड़ी थी जो हकाइक को छूती हुई आगे बढ़ती थी, लेकिन उसमें अमेरिकी CIA या इसराइली तंजीमों का कोई तज़किरा नहीं था। हार्वर्ड ने अपने तौर पर यह ऐलान भी करवाया था कि उन कातिलों की गिरफ्तारी के सिलसिले में हुकूमत बेहतरीन इनामात भी दे सकती है। चुनाचे हर शख्स मुकम्मल तौर पर उनकी गिरफ्तारी के सिलसिले में ताउन करे। वो जगहें भी बता दी गई थी जहां उस कातिल के बारे में इत्तला दी जा सकती थी।
पूरी खबर पढ़ने के बाद मैंने मुस्कुराती निगाहों से नास्था की तरफ देखा। वो भी मुस्कुरा रही थी। फिर उसने कहा, अब बताओ, तुम जैसे शानदार आदमी को मैंने अपने घर मेहमान बनाकर हिमाकत की है। मैंने कहा, क्या कह सकता हूँ नास्था? हाँ, ये तो बताओ, उन लोगों ने तुमसे राब्ता कायम किया था? बोली, हाँ। उन्होंने नहीं, बल्कि मैंने खुद टेलीफोन पर उन्हें अपनी तमाम कार्रवाई के बारे में इत्तला दी थी। मैंने कहा, ओह गुड, क्या कहा था तुमने? बोली, फिरांजे का हवाला दिया था और कहा था कि मैं उसे तलाश करती हुई वहां तक पहुंच चुकी हूं, लेकिन मेरी नाक़िस मंसूबाबंदी ने मुझे नाकाम कर दिया और वो वहां से फरार होने में कामयाब हो गया। मैंने कहा, तो फिर उसके बाद उनका रद्द अमल क्या होगा? बोली, मैं जानती हूँ कि उन्होंने इस सिलसिले में तहकीकात शुरू कर दी होंगी और फिरांजे से उन्हें इत्तलात मिल गई होंगी। तुम्हारी वो तरकीब वाकई शानदार थी। बहरहाल मुझसे कहा गया कि मैं बददिल न हूँ और चूंकि मैं सबसे पहले उस तक पहुंची हूँ, इसलिए मेरी हैसियत दूसरों से मुमताज हो गई है। मैं अपनी इस मुहिम को जारी रखूं। मुआवजा दुगना भी किया जा सकता है, जबकि मैंने उन्हें एडवांस की वापसी की पेशकश भी की थी। मैंने कहा, वेरी गुड। ये उम्दा बात है कि उन्हें तुम्हारी जात पर कोई शुबा नहीं हो सका। बोली, हाँ वाकई मुझे खुद भी हैरत है, लेकिन इसकी वजह भी जानती हूँ। मैंने दिलचस्पी से पूछा, वो क्या? बोली, यही कि वो तसव्वुर भी न कर पाए होंगे कि मैं अचानक तुम्हारी दोस्त बन गई हूँ, क्योंकि वो मेरी शख्सियत से वाकिफ हैं, फितरत से नहीं। उसने कहा और मैं अजीब सी निगाहों से उसे देखने लगा। स्पेनिश खद्दुखाल की ये लड़की उम्र की उस मंजिल में नहीं थी जो नौखेजी और जज्बातियत की मंजिल होती है। पुख्तगी और काफी हद तक सफ़ाकी थी उसके चेहरे पर। उसके बावजूद उसके खद्दुखाल में एक अनोखा हुस्न छुपा हुआ था। अगर वो अपनी उस शक्ल के साथ एक आम लड़की की हैसियत इख्तियार कर लेती तो उसे किसी भी तरह नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। मैंने उस हसीन आंखों वाली लड़की की आंखों में एक अजीब सी कैफियत पाई थी, वही कैफियत जो इंसान को उसकी मंजिल से बहुत दूर ले जाती है। लेकिन मैं उस कैफियत से अजनबी रहना चाहता था, क्योंकि न तो मैं उन तकल्लुफात का मुतहम्मिल हो सकता था और ना ही मेरी जिंदगी में इसकी गुंजाइश थी। नास्था चंद लम्हे मुझे देखती रही, फिर जैसे उसने खुद को संभाल लिया बोली, ये बात तो सच है ना कि तुम ग्रेवाइल ही से फरार हुए थे? मैंने सर हिलाते हुए जवाब दिया, हाँ। बोली, ग्रेवाइल बहुत खतरनाक जगह है, तुमसे उसका तस्करा करना फजूल है। मैंने उसे वाबस्ता कहानियां सुनी हैं और कहा यही जाता है कि इंसान को अगर खुदा अक्ल दे तो वो मौत कबूल कर ले, ग्रेवाइल्स तक जाना कबूल न करे। तुम्हें वहां से फरार होने के लिए मालूम नहीं कैसी कैसी मुश्किलात से गुजरना पड़ा होगा। किस जुर्म की पादाश में वहां गए थे तुम? मैंने कहा, लंबी कहानी है, यूं समझ लो जिंदगी में एक मुकद्दस मिशन अपनाया था और खुद को उसके लिए वक्फ कर दिया। सो मैंने जिन लोगों के खिलाफ महाज बनाया था वो जाहिर है बदला लेना चाहते थे, चुनाचे मुझे ग्रेवाइल्स भिजवा दिया गया। उसके बाद जब मैं फरार हुआ तो उन्हें अपनी हिमाकत का एहसास हुआ और वो सोचने लगे कि उन्हें सबसे पहले मेरी मौत का बंदोबस्त करना चाहिए था। फिर कदम कदम पर मेरे हाथों जिक उठाने वाले लोग यहाँ तक मेरा ताकुब करते हुए चले आए और बिलाखिर उन्हें एक और शिकस्त उठाना पड़ी। बोली, शिकस्त उन्हें उठाना ही थी, तुम ऐसे ही हो। ग्रेवाइल्स के जजायर तुम्हें न रोक सके तो भला वो लोग तुम्हारा क्या बिगाड़ सकते थे? नास्था ने अपनी जिंदगी में जो कुछ भी किया उसमें हमेशा कामयाबी हासिल की, लेकिन वो नहीं जानती थी कि इस बार वो एक ऐसे शख्स से टकराने जा रही है जो तमाम कामयाबियों को नाकामियों की गोद में धकेलने का माहिर है। मैंने कहा, नहीं नास्था, तुम अपने बारे में ये सब कुछ मत कहो। मैं तो सोचता हूँ कि तुम्हारी खिदमत सिर्फ इसीलिए मेरे खिलाफ हासिल की गई थी कि मेरी तुमसे मुलाकात हो जाए। बोली, तो मुझसे मुलाकात करके खुश हो अली यार खान? उसने पहली बार मुझे असल नाम से मुखातिब किया। मैंने कहा, अच्छे दोस्त किसकी तलब नहीं होते नास्था, और तुम तो मेरी मोहसिन भी हो। वो वक्ती चीज थी कि होटल के उस कमरे में थोड़ी देर के लिए मैं तुम पर हावी हो गया था, लेकिन उसके बाद तुम जहां और जिस जगह चाहती मुझे खत्म कर सकती थी। लेकिन तुमने मुझ पर नवाजिशों और इनायतों की बारिश कर दी जिसका जवाब मैं महसूस करता हूँ कि तुम्हें कभी नहीं दे सकूंगा। नास्था ने उन अल्फाज पर कोई तबसरा न किया, बस मुस्कुराती रही और उसकी मुस्कुराहट मुझे बहुत दिलकश लगी क्योंकि उसमें एक सच्चा खुलूस झलक रहा था। फिर उसने कहा, तुम अब क्या चाहते हो? मैंने कहा, मैं यहाँ से निकलने का ख्वाहिशमंद हूँ नास्था। मैं उन लोगों से खौफजदा नहीं हूँ। मैं सारी जिंदगी सफर कर सकता हूँ, इनसे आंख मचोली खेल सकता हूँ, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि अब मैं अपनी मंजिल तक पहुंचूं। मुझे मालूम होना चाहिए कि हालात क्या रुख इख्तियार कर चुके हैं। उसके बाद नए सिरे से अपने काम की इब्तिदा करूंगा। मेरे साथ ही मुझे मुर्दा तस्लीम कर चुके होंगे। वो बोली, मैं तुमसे तुम्हारे मिशन के बारे में कुछ नहीं पूछूंगी। जाहिर है हर शख्स की जिंदगी का कोई न कोई मकसद जरूर होता है और बाज़ औक़ात ये मकसद ऐसी अहमियत इख्तियार कर जाता है कि उसके सामने जिंदगी हेच हो जाती है। तुम्हारे साथी कहाँ रहते हैं और तुम कहाँ जाने के ख्वाहिशमंद हो? मैंने कहा, मुझे बैरूत जाना होगा। नास्था मेरी शक्ल देखने लगी। दफतन मैंने उसके चेहरे पर एक नुमाया तब्दीली महसूस की। वो चौंक सी पड़ी थी और फिर किसी सोच में डूब गई। मैं उसके खद्दोखाल का जायजा लेता रहा।
चौंकने की वजह मेरी समझ में नहीं आ सकी थी। बैरूत का नाम उसके लिए क्या हैसियत रखता था, इसका मुझे कोई अंदाजा नहीं था। थोड़ी देर खामोश रहने के बाद वो आहिस्ता से बोली, बैरूत। मैंने कहा, हाँ नास्था। लेकिन ये सवाल उसने मुझसे नहीं किया था, बल्कि शायद अपने ख्यालात की रौ में ये लफ्ज उसके मुंह से निकल गया था। मेरे लहजे और अल्फाज पर वो चौंक पड़ी। उसने खोई खोई निगाहों से मुझे देखा और फिर जैसे होशो हवास में वापस आ गई। बोली, तुम बैरूत जाना चाहते हो? मैंने एक बार फिर इकरार किया, हाँ। बोली, अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे ये दुश्मन जो तुम्हारी ताक में हैं क्या हैसियत रखते हैं? मैंने मोहतात रहते हुए कहा, मैं नहीं समझा। बोली, क्या वो बहुत खौफनाक लोग हैं? क्या वो मकामी हैं या उनका ताल्लुक कहीं और से है? मैंने कहा, नास्था, अमरीकी CIA का एक खतरनाक रुकन ऑलिव हार्वर्ड मेरा दुश्मन है और कई बार मेरे हाथों बदतरीन शिकस्त उठाने के बाद पागल हो गया है। मैं कुछ अरसा कबल उसके कब्जे में था और वो मुझ पर हावी था, लेकिन चारों तरफ से अपने दुश्मनों में घिरे रहने के बावजूद मैंने जुर्रत और जहानत से काम लिया और एक बार फिर उसके मुंह पर तमाचा मारकर बाहर निकल आया। और अब वो किसी जख्मी सांप की तरह तिल मिला रहा होगा। मैं जानता हूं नास्था कि वो किसी कीमत पर मुझे यहाँ से निकलने नहीं देगा। ग्रीवाइल्स में वो मेरे साथ चूहे बिल्ली का खेल खेलता रहा है और उसकी यही कोशिश रही है कि मैं जिंदगी से इतना आजिज हो जाऊं कि खुद को उसके कदमों डाल दूं। बोली, ओहो, इतने बड़े आदमी से तुम्हारी दुश्मनी चल रही है? मैंने कहा, हाँ। यूं समझो कि उसके घर में रहकर मैंने उसके मुंह पर इतने तमाचे लगाए हैं कि वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। मेरा ताल्लुक तंजीम आजादी फलस्तीन से है नास्था। हरचंद के मैं फलस्तीनी बाशिंदा नहीं हूँ और ना ही अरब दुनिया से मेरा कोई ताल्लुक है। अगर तुम रूहानी ताल्लुक को तस्लीम कर सकती हो तो यूं समझ लो कि मेरा उनसे एक रूहानी रिश्ता है। सैन फ्रांसिस्को में मेरी अमरीकी यहूदियों से दुश्मनी चल गई थी। वहां से फरार होकर इंग्लैंड पहुंचा और फिर अपने मिशन की बाकायदा तकमील के लिए तंजीम में शामिल हो गया। अब ऑलिव हार्वर्ड जो नस्लन यहूदी है, न सिर्फ अपनी मुलाजिमत की जिम्मेदारियां पूरी कर रहा है बल्कि अपने कौमी जज्बे के तहत भी मेरा दुश्मन खास बन गया है। नास्था बोली, यहूदी। उसका चेहरा बिगड़ गया। इंतहाई काबिल नफरत कौम है ये। मैं भी इनसे बेपनाह नफरत करती हूँ अली यार खान। मैं अब समझ गई, लेकिन बैरूत के नाम पर तुमने मुझे चौंकते हुए देखा होगा। अचानक ही एक ख्याल मेरे जहन में आ गया था। मैंने कहा, वो क्या? मुनासिब समझो तो इजहार कर दो। बोली, आज गालिबन 20 मई है। ये 3 मई की बात है। रैकेट कॉर्नर के वीरान इलाके में एक जख्मी शख्स एल्बर्ट माहिम मुझे मिला था। उसके बदन में 3 गोलियां पैवस्त थीं, लेकिन मुझे उसका इल्म नहीं था। उसने मुझे दुश्मन समझकर मुझ पर गोली चलाई थी और मैं उससे नबरदाजमा हो गई। उसे मजीद जख्मी कर दिया और जब उसे इल्म हुआ कि मैं वो नहीं हूं जिसके धोखे में उसने मुझ पर हमला किया था तो उसने शर्मिंदगी का इजहार किया। उसने मुख्तसरन मुझे अपनी कहानी सुनाई और मुझसे एक दरखास्त की कि मैं उसका थोड़ा सा काम कर दूं। उसने मुझे एक डायरी भी दी थी और अपनी तस्वीर और कुछ करेंसी भी, लेकिन मैं फजूलियात में नहीं पढ़ सकती थी। उस दम तोड़ते हुए आदमी से मैंने कोई वादा नहीं किया था। वो मर गया। मैं उसका सामान लेकर वापस आ गई। फिर फुर्सत के वक्त मैंने उसकी डायरी पढ़ी। वो दरअसल मेंडोनिन गोरिलों के खिलाफ काम कर रहा था जो वेंजोक्राइन में अपने गोरिला कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। और तुमने शायद सुना होगा कि उन्होंने उस इलाके में बहुत खौफनाक तबाही मचा रखी है। उन गोरिलों ने कोई ऐसी कार्रवाई की थी जिसकी इत्तला ये शख्स बैरूत में अपनी किसी कंपनी को देना चाहता था। डायरी में उसके बारे में तमाम तफसीलात दर्ज हैं और उसकी अपनी सारी कारगुजारी का तस्करा भी है। यहाँ वो गैगन अस्पताल की एक नर्स वैली से मिलना चाहता था। वैली के जरिए वो बैरूत पहुंचने का ख्वाहिशमंद था कि रास्ते में उसकी गोरिलों से मुठभेड़ हो गई और वो शदीद जख्मी होने के बाद इस तरफ निकल आया। तो ये थी उस शख्स के बारे में तफसील। मैंने डायरी पढ़कर एक तरफ डाल दी थी। मुझे उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी। चुनाचे ना तो मैंने गैगन अस्पताल की नर्स वैली से मिलने की कोशिश की और न ही इस सिलसिले में कोई और कदम उठाया। अब तुमने जब बैरूत का नाम लिया तो मेरे जहन में वो शख्स आ गया। बेसाख्ता मेरी जबान से निकला ओह, और मैं नास्ता की आंखों में देखने लगा। फिर मैंने आहिस्ता से कहा, मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझ सका नास्ता। वो बोली, अगर तुम खतरात मोल लेने पर तैयार हो और ये महसूस करते हो कि स्पेन से निकलने के बाद तुम्हें कोई और बेहतर रास्ता नहीं मिल सकेगा तो फिर तुम्हें अपनी जिंदगी को मजीद कुछ हंगामों से दो चार करना होगा। मेंडोनिन गोरिलों के खिलाफ काम करते हुए अपनी शख्सियत को तब्दील करके यहाँ से निकल जाओ और बैरूत पहुंच जाओ। अंदाजा लगा लो कि वो नर्स इस सिलसिले में तुम्हारी क्या मदद कर सकती है। अगर हालात कुछ मुआफिकत में नजर आए तो एक बिल्कुल ही अजनबी शक्ल में यहाँ से निकल जाओ। जाहिर है ऑलिव हार्वर्ड ये नहीं सोच सकता कि तुम इतने हंगामों में पड़कर यहाँ से निकलने की कोशिश करोगे। उसने यकीनी तौर पर ऐसी जगहों पर अपना जाल फैलाया होगा जहां से वो किसी तुम जैसे कैदी के निकलने का तसव्वुर कर सकता है। नर्स वैली मुमकिन है तुम्हारी किसी बेहतर रास्ते की जानिब रहनुमाई कर सके, क्योंकि तुम्हें बैरूत में एल्बर्ट माहिम की कंपनी को वो इत्तलात फराहम करना होंगी। मैं सोच में डूब गया। बड़ी अजीब सी कैफियत थी।
इससे कबल भी सिर्फ यहाँ पहुंचने के लिए एक ऐसे मसले में उलझ गया था जो मुझसे ताल्लुक नहीं रखता था और उसमें काफी वक्त जाया करना पड़ा था, लेकिन बहरहाल इस तरह यहाँ तक आ गया था। ये दूसरी बात है कि ओलिव हार्वर्ड ने मेरे रास्ते में दीवारें चुन दी थी, वरना शायद अब तक यहाँ से निकलने में कामयाब हो गया होता। एक बार फिर ऐसी ही उलझनें मुझे आवाज दे रही थी, लेकिन अपनी जिंदगी को उन उलझनों में डाले बगैर मेरे लिए बैरूत पहुंचना मुमकिन नहीं था। चुनांचे मैंने सोचा कि ये कोशिश भी करके देख ली जाए। मैंने इस सिलसिले में दिलचस्पी का इजहार करते हुए नास्ता से वो डायरी और तस्वीर वगैरह देखने की ख्वाहिश जाहिर की। उसने मुस्कुराते हुए गर्दन हिलाई और अपनी जगह से उठकर बाहर निकल गई। थोड़ी देर बाद उसने एक भद्दे से मैले कवर की डायरी और कुछ दूसरी चीजें लाकर मेरे सामने डाल दी और मैं डायरी को पढ़ने में मसरूफ हो गया। मैंने उस डायरी में एल्बर्ट माहिम की जिंदगी के मुफस्सल वाकयात पढ़े। डायरी में इस कदर तफसीली वाकयात थे कि मैं उसकी जिंदगी से मुकम्मल तौर पर वाकिफ हो गया। मुझे इल्म हो गया कि एल्बर्ट की हैसियत से बैरूत में मुझे किससे मुलाकात करनी है और मकामी तौर पर मुझे क्या मुश्किलात पेश आ सकती हैं। इसमें कोई शक नहीं था कि ओलिव हार्वर्ड जैसा ज़हीन और एक आला ओहदे का मालिक शख्स यहाँ बेपनाह असर और रसूख रखता होगा। उसकी कोशिशों को एक बार फिर मैंने नाकामी से दो चार कर दिया था और एक ऐसी कारी ज़रब लगाकर निकल भागा था कि हार्वर्ड की तिलमिलाहट काबिले दीद होगी। ऐसी शक्ल में उसने क्या कुछ नहीं किया होगा। यहाँ से निकलने के लिए अगर मैं कोई आम रास्ता इख्तियार करूं तो यकीनी तौर पर उसके चुंगल में फंस जाऊं और उसके बाद यह मुमकिन नहीं है कि हार्वर्ड कोई दूसरा खतरा मोल ले। तमाम तर तफसीलात पढ़ने के बाद मैंने एल्बर्ट माहिम की तस्वीर देखी और मुझे ये अंदाजा हो गया कि उसके चेहरे की बनावट की बुनियाद पर मुझे उसका रूप इख्तियार करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। ये मामला कुछ काबिल तवज्जो नजर आ रहा था। चुनाचे मैंने नास्ता से कहा, डियर नास्ता, अब मैं तुम्हारे एहसानात का शुक्रिया अदा नहीं करूंगा। ये बात शुक्रिया की हुदूद से बहुत आगे निकल गई है। ताहम मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि अभी तुम्हें मजीद मेरी मदद करना होगी। नास्ता ने कहा, मैं हाजिर हूँ। मैंने कहा, उस नर्स वैली के बारे में जरा सी मालूमात दरकार हैं। तुम ये काम करो, फिर मैं वैली से मिलता हूँ। नास्ता चंद लम्हे मुझे देखती रही। अजीब सा अंदाज था उसका। खामोशी के एक मुख्तसर से वक्फे के बाद उसने कहा, मैं आज रात तक तुम्हें ये मालूमात मुहैया कर दूंगी। औरतों के बारे में कुछ ज्यादा तजुर्बा तो नहीं था, लेकिन जो थोड़ी बहुत मालूमात भी मुझे हासिल थी उनका दारोमदार उन लोगों पर था जिनके दरमियान मेरी जिंदगी गुजरी थी। अभी तक नास्ता ने शुबे का कोई मौका नहीं दिया था और उस पर एतबार करना मेरे लिए नागुज़ीर हो चुका था, लेकिन उसकी आंखों में मैंने जो कुछ पढ़ा था वो मेरे लिए तरद्दुद का बायस था। मैं नहीं जानता था कि इस मुजरिम औरत या लड़की की जिंदगी ऐसे कौन से हादसे से दो चार हुई कि वो एक खतरनाक हैसियत इख्तियार कर गई और इस तरह काम करने पर मजबूर हुई कि निस्वानियत का तसव्वुर ही खत्म हो गया। सफाक और दरिंदा सिफत इंसानों की जिंदगी में भी कभी कोई ऐसा मोड़ जरूर आता है जब उनके कदम एक लम्हे को ही सही मगर लड़खड़ा जाते हैं। नास्ता की आंखों में मैंने मोहब्बत के तासुरात महसूस किए थे। वो अचानक ही मुझसे मुतासिर हो गई थी और मुझ पर किए जाने वाले एहसानात बेमकसद नहीं थे। उसका दिल उसे मजबूर कर रहा था और वो अपना कोई मकसद हल करने की बजाय मेरे लिए कुछ करने की ख्वाहां हो गई थी। बाज़ औक़ात ऐसे किरदार भी सामने आते हैं, ताहम उसकी तवज्जो से फायदा न उठाना हिमाकत थी। अलबत्ता मैंने अपने सीने में उसकी तरह एहसासात को जगह नहीं दी थी। हाँ, मैं उसे कोई नुकसान पहुंचाने का तसव्वुर नहीं कर सकता था। उसके जाने के बाद मैं एक बार फिर उस डायरी में खो गया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।